दोस्तों नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रश्न बार बार आते हैं। और यह जो कलेक्शन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वह एनसीईआरटी के बेस पे है। और एनसीईआरटी के अलावा अन्य तथ्यों को भी शामिल किया गया है इसमें। और इसको शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि जो नए प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि कोई भी आप एग्जाम देते हैं, उसमें नए प्रश्न जो आते हैं उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। क्योंकि 50 से 60% सभी कोई कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा थोड़ा सा भी जो आगे बढ़ पाता है उसी का सिलेक्शन होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ नए प्रश्न ही आपके लिए सफलता का मार्ग सुनिश्चित करते हैं। तो आपको इस प्रकार से स्टडी करना है कि सब कुछ तैयार रहे और कभी भी आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो आप सांप सीढ़ी के खेल में फंसे ही रह जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और यह बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसमें हम लोग पार्ट 1 का स्टडी करेंगे प्राचीन भारत के। पार्ट 1 का स्टडी इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन और प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत इत्यादि को हम लोग देखेंगे, जिससे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। यह टू द पॉइंट है, एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी पे आधारित है। इसलिए इस सेशन को मिस न करें, लगातार देखें। ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है पार्ट 1। और ऐसे ही कई पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। और वह पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्राचीन भारत के इतिहास में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले यह जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक स्रोत। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। यह ऐतिहासिक स्रोत है और इस स्रोत से हम लोग को क्या क्या पता चलेगा कि आखिर प्राचीन भारत में जब लिखित साक्ष्य नहीं थे और जब लिखित साक्ष्य थे, तो दोनों में कैसे हम लोग इन स्रोतों का अध्ययन करके हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को जानेंगे, इतिहास को। चलिए अगला पॉइंट अब देखते हैं, प्रस्तर युग। प्रस्तर युग यानी जैसे पाषाण युग, पाषाण युग था, उसमें बहुत सारे आपके पाषाण के औजार मिले हैं। और उससे पता चला कि मानव किस प्रकार रहता था, क्या क्या करता था। फिर आप देखेंगे ताम्र पाषाण। फिर मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबे का प्रयोग किया। और कृषक संस्कृति का विकास यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक है। तो अगला पॉइंट अब पार्ट आप 4 में देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति जो कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति किस सभ्यता, कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन। और उसको इसमें देखा जाएगा, प्रश्न सीधा आया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। फिर आप देखेंगे हड़प्पा की समाप्ति के बाद ऋग वैदिक युग प्रारंभ होगा। फिर ऋग वैदिक युग के बाद उत्तर वैदिक काल भी प्रारंभ होगा। अब उत्तर वैदिक काल, जब धर्म का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगेगा, तो उस धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप नए धर्म का प्रारंभ होगा, जिसमें जैन और बौद्ध धर्म होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बहुत बार बार प्रश्न आता है। फिर अब उसी के साथ साथ आपका एक दूसरा द्वितीय नगरीकरण का काल चालू होगा, जिसे महाजनपद काल कहा जाता है। और यह मगध साम्राज्य इसमें सबसे बड़ा साम्राज्य होगा। 16 महाजनपद भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर उसी समय ईरानियन आक्रमण भी हो जाता है। ईरान से आक्रमण होता है, मकदूनियाई आक्रमण होता है, जिसमें सिकंदर उकंदर के आक्रमण आप इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है मौर्य युग। अब उसी आक्रमण के समय मौर्य वंश, आक्रमण खत्म होने के बाद मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश जो सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है भारत में प्राचीन काल में, और एक अखंड भारत स्थापित होता है। आगे है मध्य एशियाई से संपर्क। अब हम लोग का विस्तार कहाँ तक हो गया था, मध्य एशिया तक। तो वहाँ पर संपर्क होगा। तो संपर्क के परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन होते हैं,
भारतीय समाज संस्कृति में, यह सब देखना जरूरी होगा। आगे है सातवाहन युग। सातवाहन युग, सातवाहन युग भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सातवाहन युग जो दक्षिण में इसका विस्तार था सातवाहन युग का। और फिर उसके बाद हम देखेंगे सुदूर दक्षिण इतिहास का आरंभ, यानी चोल चेर पांडे के बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे सब कुछ अध्ययन करेंगे और हम लोग को पेशेंस रख के याद रखना है, माइंड को कूल रखना है और ध्यान लगाकर आपको स्टडी करना है। एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचना जरूरी है। जब आप सोचेंगे तो चीज़ें निश्चित रूप से याद होती जाएंगी, और जब याद हो जाएंगी तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो इसको दिल और दिमाग में बसाने की ज़रूरत है। जब तक आप पढ़ाई करें तो दिल और दिमाग में और कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य आ जाता है। गुप्त साम्राज्य के बाद हर्ष और उसका साम्राज्य भी हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे आप दक्कन। दक्कन यानी दक्षिण, दक्षिण भारत के राज्य। फिर इसके बाद आता है दर्शन का विकास। और भारत में दार्शनिक बहुत सारे लोग पैदा हुए जो धर्म की व्याख्या आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। तो यह सब क्या था और इसका विकास कैसे हुआ, 6 दर्शन महत्वपूर्ण होंगे इसमें, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह था आपका प्राचीन भारत का सिलेबस जो 17 पार्ट में बटा हुआ है। धीरे धीरे करके इसको सारे को हम लोग खत्म करेंगे, फिर मेडाइवल, फिर मॉडर्न इंडिया का अध्ययन करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट था इतिहास का परिचय। तो इतिहास का परिचय पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐतिहासिक स्रोतों को देखेंगे। तो इतिहास का परिचय कैसे होता है हम लोग का। तो सबसे पहले देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग कैसे बांट सकते हैं। तो इतिहास का हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बांटेंगे। पहला 3 भागों में हम लोग को बांटना है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी पुराना प्राचीन जो सबसे था प्रागैतिहासिक काल था। और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व तक यह था पूरा पाषाण काल। अब उसके बाद क्या आता है, 9000 से 4000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण काल आएगा। नोट कर लेना है और इसको याद रखना है। फिर इसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जब आ जाएगा तब उसमें बहुत सारी क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। तो कब आ रहा है यह, लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। यानी इसी समय आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। तो यह नवपाषाण काल तीन सभ्यता थी। फिर इसी प्रागैतिहासिक काल के बाद अब आते हैं हम लोग अर्ध ऐतिहासिक काल। अर्ध ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ यहाँ से तो प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ कहाँ से हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से, कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से कब तक, 1500 ईसा पूर्व तक यह है। वैसे डेट में बहुत सारे लोग विद्वानों में मतभेद है, लेकिन आपको याद रखना है यह डेट इम्पोर्टेंट। फिर इसके बाद वैदिक काल। अब अर्ध ऐतिहासिक काल में ही वैदिक काल भी आता है, और इसमें 1500 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग देखेंगे। फिर आप वैदिक कालीन सभ्यता को क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 भागों में बांटेंगे वैदिक कालीन सभ्यता को। पहला ऋग वैदिक कालीन सभ्यता। तो ऋग वैदिक कालीन जो सभ्यता होगी वह कौन सी होगी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। फिर आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक होगा। फिर यहाँ पर
इसको क्रम से याद कर लेना है, ध्यान रखना है। कभी कभी डेट भी पूछी जाती है, मतलब किस वर्ष तक या प्रारंभ से कब तक थे। फिर हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें पूरी तरह से हम लोग को लिखित साक्ष्य प्राप्त होने लगेंगे। अब ऐतिहासिक काल यहाँ पे हम लोग इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखित और कुछ अलिखित साक्ष्य हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि अभी हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो नहीं पढ़ने के कारण अब इसको क्या कर दिया गया, अऐतिहासिक काल। अब आप ऋग वैदिक कालीन सभ्यता का कुछ पुस्तकें जैसे कि वेद पुराण इत्यादि को पढ़ने में कुछ सफलता मिली है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों के मिश्रण के काल को अऐतिहासिक काल कहते हैं। अब आते हैं ऐतिहासिक काल, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक काल में ही आप ज़्यादा अध्ययन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से साक्ष्य मिलने लगेंगे कि लिखित प्रमाण मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे पहला प्राचीन काल, यहाँ पर जो है 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व 1200 ईस्वी तक, यह जो काल था, यह यहाँ पर देखेंगे आप। इसमें विभाजन अगर हम लोग करेंगे तो महाजनपद काल इसी में आएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल था। महाजनपद 16 महाजनपद, ठीक है, यह प्राचीन कालीन में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे मगध साम्राज्य। मगध जो साम्राज्य था वह 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर कब तक था भाई, 300 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य, बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य। मगध साम्राज्य जिसका उदय हम लोग देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि के बारे में देखेंगे। और मगध साम्राज्य जैसे उदय होता है तो उसमें आ जाता है मौर्य साम्राज्य, उसमें ही कौन आएगा, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था भाई, तो 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। यह डायग्राम से प्रस्तुत किया गया है और इस क्रम में ही आपको नोट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, ताकि आपको हमेशा देख देख कर आप याद कर सकें, या फिर वीडियो का भी बार बार रिवीजन आप कर सकते हैं। अब देखिए मौर्य काल के समय ही इधर साउथ इंडिया में चोल चेर पांडे, यहाँ पर इनका भी विकास हुआ था। और यह मौर्य काल में अशोक ने इनको क्या कहा भाई, इनको सतीपुत्र कहा था, ठीक है। तो यह अभिलेखों में आगे हम लोग देखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो मौर्य काल में 184 ईसा पूर्व से लेकर 313 ईसा पूर्व, ठीक है, 313 ईसा पूर्व तक यह मौर्योत्तर काल रहेगा। मौर्य काल समाप्त हो जाएगा 184 में, फिर पुष्यमित्र शुंग आ जाएगा, और वह सब भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर 313 ईसा पूर्व में यहाँ पर यह सारी बातें ईस्वी तक मौर्योत्तर काल चलेगा। इसके बाद आ जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल जो 319 ईस्वी से प्रारंभ होगा, ईस्वी ध्यान रखना है, ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर और 550 ईस्वी तक चलेगा। फिर यहाँ पर कुछ समय का गैप रहेगा, फिर आ जाएगा हर्षवर्धन काल। हर्षवर्धन का काल 606 से लेकर 647 तक, यानी पुष्यभूति वंश आ गया था, उसे ही वर्धन काल कहते हैं। तो बीच में लगभग गैप नहीं, मतलब इनके सामंत थे, फिर यह राजा इनके पापा उपा बन जाते हैं, समझ रहे हैं आप। चलिए अब इसके बाद मध्यकाल फिर आप स्टडी करेंगे। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल, क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रम यही है, और इस क्रम से ही आप समझ गए तो आधा आप इतिहास को समझने लगे हैं। फिर है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत 712 से लेकर 1707 तक मध्यकालीन भारत चलेगा, समझ गए आप। तो मध्यकालीन भारत 1707 यानी औरंगजेब के मरने के बाद मध्यकालीन को समाप्त माना जाता है। और फिर आधुनिक काल का प्रारंभ 1707 से लेकर 1964 तक हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण कहाँ तक रहेगा, आज़ादी तक, और वह
वहाँ से प्रश्न आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर है आधुनिक विश्व को भी अगर देखा जाए तो एक नज़र देख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पूरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब कुछ नॉलेज में होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मध्यकालीन भारत में दो भाग में हम लोग ये बांट सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यह मध्यकालीन भारत है, इसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला पूर्व मध्यकालीन, पूर्व मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकालीन जो भारत है 8वीं से 12वीं शताब्दी तक चलेगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत, उत्तर भारत में राजपूत, दक्कन में चालुक्य, दक्षिण भारत में चेर, पांडे और चोल, यह सब दिखाई देंगे। तो उत्तर भारत में राजपूत, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। देखो उत्तर में तीन आपका पाल, प्रतिहार और पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राजपूत, यह उत्तर भारत के मुख्य रहेंगे। फिर आपका दक्कन में अगर आप जाएंगे यानी दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, यह तीन रहेंगे। इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक आते हैं, और इसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। तो आपको गलत नहीं करना है, सही करना है। दक्षिण भारत में अगर देखो तो चेर, पांडे, चोल और शाही चोल, वेरी इंपॉर्टेंट, शाही चोल 9वीं से 12वीं शताब्दी तक, यह सभी का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ से बार बार प्रश्न देखते हैं और गलती करते हैं। तो मेरे पढ़ाने का अंदाज कुछ निराला होगा, जिससे आपको कंठस्थ कराने का प्रयास किया जाएगा। तो देखो धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाइए, मन में सोचते जाइए, कंठस्थ करते जाइए, बार बार यादों में इसको सजोते जाइएगा, तो याद क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं। और प्रश्न इससे रिलेटेड जो है उसका मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा, इससे आपको अच्छे से चीज़ें याद होती जाएंगी। तो चलिए अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन जो 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहेगा, तो इसमें उत्तर भारत देखो, उत्तर भारत में कौन आ जाएंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत वाले आ जाएंगे, फिर चौहान आ जाएंगे, फिर मुगल आ जाएंगे। तो कौन कौन उत्तर भारत में, उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान, मुगल। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत, चौहान और मुगल, ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण भारत में अगर आप चलेंगे तो विजयनगर साम्राज्य आ जाएगा, यह सारी चीजें पलट जाएंगी, और फिर इनका साम्राज्य आ जाएगा दक्कन में विजयनगर साम्राज्य, फिर बहमनी, फिर दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी, दक्षिण भारत में चेर, देवगिरी में के यादव, देवगिरी के कौन रहेंगे, यादव, वारंगल में काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल, यह सभी आपको मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह आपका एक डिवीजन क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं, किसके बारे में, इतिहास के बारे में, जिसमें आपने देखा प्रागैतिहासिक, अधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और फिर उसका डिवीजन हम लोगों ने यह किया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसका रिवीजन करते जाएंगे और धीरे धीरे चीजें याद होती जाएंगी बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग आधुनिक काल का थोड़ा डिवीजन करके देख लेते हैं, एक मोटा मोटी आपको आइडिया रहेगा तो अच्छी बात हो जाएगी। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब देखो आधुनिक भारत का शुरुआत ही कहा जाता है कि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं भाई औरंगजेब के मरने के साथ ही पूरी तरह से आधुनिक भारत अस्तित्व में आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट। हाँ तो देखिए पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद कौन आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ठीक।
तो यह सीक्वेंस रहेगा विदेशियों के आने का। यह हम लोग आधुनिक भारत में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फिर है मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाता है, क्षेत्रीय शक्ति का उदय होने लगता है। अब मुगल साम्राज्य का जब विघटन होगा और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा, जैसे कि बंगाल में, अवध में, हैदराबाद में और कर्नाटक में, यानी बहुत सारे जगहों पर अलग अलग क्या देखने को मिल रहा है आपको, नए नए राजा का उदय हो रहा है। यह भी आपको देखने को मिलेगा। फिर है अंग्रेजों का विजय। अब अंग्रेज क्या करते हैं भाई, मुगल साम्राज्य पतन हो गया और वह अपना विजय अभियान चालू कर देंगे। कर्नाटका का युद्ध करेंगे, बंगाल में पलासी और बक्सर का युद्ध होगा, फिर मैसूर का युद्ध होगा, फिर मराठों की समाप्ति हो जाएगी, फिर पंजाब का भी अधिग्रहण हो जाएगा। इस तरह से आपका यह काम चलते रहेगा। फिर दास्ता का बंधन, अंग्रेजों द्वारा भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियों द्वारा भारत में का शोषण किया गया और भारतीय प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, 1857 का संघर्ष हो गया। फिर अंग्रेजों द्वारा भिन्न भिन्न क्या किया गया भाई, सामाजिक धार्मिक सुधार का काम किया गया, नाम भी दिया गया। फिर सामाजिक सुधार हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय जागरण इसमें आता है। फिर आर्थिक सामाजिक में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, यह सब कार्य होंगे, कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। फिर स्वतंत्रता संग्राम को गतिशीलता, नरम दल, गरम दल और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हो जाएगा। स्वतंत्रोत्तर काल, तत्कालिक संस्थाओं और आर्थिक प्रगति की ओर, यहाँ पर सारी बातों को कहा जाएगा। तो यह आपका आधुनिक भारत का इतिहास रहेगा। और इस आधुनिक भारत के इतिहास को और भी हम लोग डिवीजन करें तो विश्व इतिहास को भी एक नज़र देखें तो इसी क्रम में यह थोड़ा सा आएगा कि जैसे कि 14वीं से 16वीं शताब्दी तक, 14वीं से 16वीं शताब्दी तक पुनर्जागरण काल प्रारंभ होता है। कहाँ पर, यूरोप में। तो यूरोप की यहाँ पर यह विश्व इतिहास है, ध्यान रखिएगा, विश्व इतिहास, आधुनिक विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास है। तो यहाँ पर आधुनिक, यहाँ पर बिंदु का ध्यान रखना है, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन देखिए, पहले होता है पुनर्जागरण, फिर होता है धर्म सुधार आंदोलन मध्यकाल में, फिर होता है भौगोलिक खोज का अभियान, अब इसके बाद जल मार्गों की खोज होती है। तो यह सब क्रम से आपको याद रखना है कि कैसे विश्व इतिहास में हम लोग एंट्री करेंगे और वहाँ पे मोटी मोटी चीज़ों को देख लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखिएगा। औद्योगिक क्रांति वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फोकस करके मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो वनडे के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इस फैक्ट का यूज आप मेंस में भी कर सकते हैं। इंग्लैंड के प्रारंभ, औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ होता है, इंग्लैंड में। प्रश्न पूछा जाता है सीधे ही, अन्य देशों में फिर इसका प्रसार होता है। फिर अमेरिकन क्रांति हो जाती है 1776 से लेकर 83 तक। विश्व के प्रथम आधुनिक गणतंत्र की स्थापना यहीं पर होती है, कहाँ पर, अमेरिका में। फिर फ्रांस में, देखिए फ्रांस की क्रांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, जिसमें मानवाधिकारों की घोषणा की बात सबसे पहले की जाती है। क्या क्या कहा जाता है भाई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात की जाती है। तो यह फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण बात थी। फिर राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, जर्मनी व इटली का एकीकरण होता है, जर्मनी व इटली का एकीकरण यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होता है कब, 1418 से लेकर 1414 से लेकर 18 तक, और उससे के बाद क्या होती है, पेरिस की संधि से समाप्त होता है। फिर राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है, प्रथम विश्व युद्ध कौन सी संधि समाप्त हो गया, पेरिस की संधि से। और यहाँ पे कौन सा संघ बना, तो राष्ट्र संघ बना, राष्ट्र संघ। रूसी क्रांति, रूसी क्रांति जो है वह प्रारंभ होती है
1917 से विश्व के प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना भी यहाँ पर होती है लेनिन के द्वारा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, दो विश्व युद्धों के मध्य यूरोप में क्या होता है, वाइमर गणतंत्र यानी नाजीवाद का उदय हो जाता है। फिर फांसीवाद का उदय इटली में हो जाता है मुसोलिनी के द्वारा। स्पेन में गृह युद्ध हो जाता है। यह सब भी घटनाएं थोड़ी सी आपको याद रखनी है, मोटा मोटी पतला पतली जैसे भी आप याद रख लें। अब है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ लास्ट में भाई, तो संपूर्ण युद्ध हुआ, संपूर्ण युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ। और इतिहास का सर्वाधिक भयावह युद्ध भी इसे कहा जाता है। शांति की स्थापना के लिए नवीन प्रयास किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यह विभाजन, क्या विभाजन, तो विश्व के आधुनिक विश्व का विभाजन याद रखना है, विश्व इतिहास का। और फिर आपने देखा था जो आधुनिक भारत का इतिहास और फिर प्राचीन भारत का इतिहास, इन सभी विभाजन को याद रखना है, ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ऐतिहासिक स्रोत। जो पहला चैप्टर था ऐतिहासिक स्रोत को अब हम लोग देखेंगे। ऐतिहासिक स्रोत में क्या आता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आते हैं। देखो इतिहास का सबसे पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन याद रखना है कि भाई प्राचीन काल में जो क्रमबद्ध घटनाएं हुई हैं उसका ही अध्ययन, उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी चीज़ों का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वही क्या हो जाता है, हमारा इतिहास कहा जाता है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो पुरातात्विक स्रोत क्या होता है कि भाई देखिए, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि को शामिल किया जाता है पुरातात्विक स्रोत में। यानी इन चीजों को हम लोग लेकर क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग कैसे रहते थे। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे पता लगाने, और तो टीला मिल जाएगा, तो टीले की हम लोग खुदाई करेंगे। खुदाई से हम लोग टीले के बारे में, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। टीला जब खुदेगा तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। अब टीला कैसे बन गया था, जैसे मान लो अब ऊंचा ऊंचा मकान बनाया होगा, अब कभी बाढ़ आई होगी तो वहाँ पे पानी वानी भर गया होगा, फिर वह टीला क्या होगा, पानी के अंदर दब क्या होगा, मतलब यहाँ पे मिट्टी जमा हो गई। तो जब हम लोग ऊंचा भाग थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा खुदाई करना चालू करते हैं, तो फिर यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत का पता चल जाता है। और खुदाई से पुरातात्विक स्रोत का पता चलेगा और उस समय का रहन सहन हम लोग सब कुछ जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बेसिकली हम लोग अनुमान लगाएंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है तो वैसा हो सकता है, ठीक है। चकला बेलन मिला है तो रोटी बनता ही होगा, ठीक है। और लिपस्टिक मिला है तो महिला लगाती ही होगी। यह सब बातें हम लोग अनुमान लगाएंगे। तो अच्छे अच्छे से अनुमान आप भी साथ साथ लगाते रहिए और एंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीला, टीला के बारे में समझ में आया। तो टीला में देखिए धरती के अंदर होता है, तो मतलब धरती के ऊपर थोड़ा सा, तो इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का पता चलता है, जैसे कि एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति, बहु संस्कृति। यानी एक ही जगह पर केवल एक ही सभ्यता के लोग रहते होंगे या कुछ मिलजुल के रहते होंगे, मुख्य संस्कृति वहाँ पे होगी, या बहुत सारी मिली हुई संस्कृति, यानी अलग अलग लोग वहाँ पर व्यापार करने आते होंगे, घूमने आते होंगे, तो अलग अलग संस्कृति के लोग भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, देखिए एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम एनसीईआरटी बेस यह प्रश्न है, तो इनको ध्यान से सुनना है, याद करना है। फिर है प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तु और कलाकृति के आधार पर हम लोग, मैंने जैसे बताया, इसका विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान कहलाता है। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी कहते हैं। किसे, प्राचीन पुरातात्विक तथ्यों का अध्ययन करना ही आर्कियोलॉजी कहलाता है।
पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खनन से पता चलता है भाई। देखो कि 2500 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, एक सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ था। यह उत्खनन हम गंगा घाटी में भी किए, हम लोग किए हैं। तो वहाँ पर भी मृद भांड मिले हैं और बहुत सारे अनाज उनाज इत्यादि का पता चला है। जैसे कि सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो ओलन घाटी जो इलाहाबाद के पास है, उसमें बहुत सारे क्या मिले हैं, बेलन घाटी के पास बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, औजार हथियार इत्यादि मिले हैं। ठीक है। तो दक्षिण भारत में अगर जाओगे तो दक्षिण भारत में क्या होता है, तो मृतकों को दफनाने के आधार पर हम लोगों ने वहाँ का सभ्यता को क्या कह दिया, महापाषाण कालीन। क्योंकि वो बड़े बड़े पत्थर का औजार, पत्थर से क्या करते थे, जो मतलब दफन कर देते थे, बड़े बड़े पत्थर से घेर देते थे और उसमें बहुत सारी चीजें रख देते थे। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन काल में क्या करते थे लोग, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। और पुनर्जन्म जब होगा तो फिर मतलब जब तक नहीं होगा तब तक वहाँ पे आत्मा सारी चीज़ों का उपयोग करेगी। अब इसी आधार पर क्या किया गया, फिर का विज्ञान का युग आ गया, तो उसमें कार्बन 14 से हम लोग क्या किए, सारे तिथियों को एग्जैक्ट पता करने में सक्षम हो गए। तो एग्जैक्ट कैसे हम लोग पता किए, तो कार्बन डेटिंग से एक ऐसी विधि है जिसे रेडियो कार्बन कहा जाता है, और इसी से वस्तुओं का, सजीव वस्तुओं का पता चल जाएगा, यानी जब जीव आ गया था। ठीक है। तो अगर हम लोग पृथ्वी के पूरे आयु का पता करना चाहें तो यूरेनियम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर हम लोग को जीव जब आ गए हैं तो उनके बारे में पता करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यह डेटिंग का प्रयोग किया गया है। अब फिर देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परागकण होगा, इत्यादि होगा, जीव जंतु होगा, बैक्टीरिया होगा, मर जाता है, तो उसका हम लोग आकलन कर सकते हैं। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्के जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यह पता कर सकते हैं कि क्या क्या अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार हुए होंगे, कौन कौन राजा होंगे वो अपने नाम चिन्ह अंकित करवाते होंगे। तो यह सब कुछ हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, इसी में। तो देखो, तो मुद्रा शास्त्र का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है मुद्रा शास्त्र का अध्ययन। ठीक है। तो मुद्रा का अध्ययन क्या हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखिए, तो मुद्राएं क्या होती थी, पंच मार्का वाली पहली आहत सिक्के बनाए जाते थे। ठीक है। तो जैसे सिक्का लोहा रख दिया, उस पर मार दिया ठप्पा, यह हो जाएगा आहत सिक्का, और आहत सिक्का को ही पंचमार्का सिक्का कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो पुरातात्विक खुदाई में बड़ी संख्या में क्या क्या मिले हैं भाई, तांबे, सोना, चांदी, शीशे के सिक्के मिले हैं। ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलता है, सबसे पहले अधिकांश सांचे में कुषाण काल में 3वीं शताब्दी से ज्यादा मिले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुषाण काल के बहुत सारे सिक्के हम लोग को प्राप्त हुए हैं। आरंभिक काल में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए थे। ठीक है। तो सिक्के पर लेखन की तिथि को उत्कीर्ण किया गया है, इसे यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था। ठीक है। तो यूनानी शासकों ने प्रारंभ किया था यहाँ पर तिथि लिखने का परंपरा। फिर इसके बाद आते हैं, तो सिक्कों का प्रयोग हम लोग कहाँ करते थे, दान दक्षिणा इत्यादि, बिक्री, वेतन इत्यादि में करते थे, यह सब पता ही है। भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में के मिले हैं। मौर्य काल के ज्यादा सिक्के नहीं, मौर्योत्तर काल के जो सीसा, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी इत्यादि के मिले हैं। समझ गए। तो सिक्के बहुत सारे मिले हैं, मौर्योत्तर काल के ज्यादा मिले हैं। और गुप्त काल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता रहता है, देखिएगा कि सर्वाधिक सोने के सिक्के कौन जारी किया, तो यह गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में प्रचलित करवाए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण काल में, और सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में, गुप्त काल में।
आगे है फिर सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह बार बार यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ से आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। 3 प्रश्न यही मिल गए आपको और एक चौथा प्रश्न यह बनने वाला है कि सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में जारी किए गए। तो यहाँ पर आपको प्राचीन काल में दिख जाएगा, मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए जो ये सब थे। आपका प्रश्न इसमें आ सकता है कि कौन से नहीं थे, कौन से धातु के। तो इसलिए आपको लगभग सब धातु यहाँ पे दिख रही है, लोहा का नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है, तो याद रखिएगा। तो यह आगे बढ़ते हैं। अभिलेख। तो अब आते हैं हम लोग अभिलेख। देखिए सिक्कों में यह तीन फैक्ट फिर आप दोहरा लें, बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, इसमें राजा था भीमकार्टफिसेस जिसने जारी किए। फिर सातवाहनों के समय सबसे अधिक सिक्के कौन जारी किए? शीशे के सिक्के जारी किए सातवाहनों ने। स से सिक्का, स से सातवाहन, शीशे का, स से शीशे का। अब आते हैं अभिलेखों में, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे आपको डायग्राम मिल जाएगा और डायग्राम से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अभिलेख। अभिलेख देखो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे पूरा लेखा शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी बहुत महत्वपूर्ण है। एपिग्राफी पूरा तत्व लेखन को हम लोग क्या कहेंगे? एपिग्राफी कहेंगे। एपिग्राफी आपको दिख रहा है बहुत बढ़िया सा। चलिए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। तो एपिग्राफी आपको देख रहा है, देखने को मिल रहा है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और पूरा तत्व, क्वेश्चन यहाँ क्या बनेगा? पूरा लेखा शास्त्र को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी कहा जाता है पूरा तत्व लेखा शास्त्र। इसके बाद सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख भूगज कोई से मिला है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार। भूगज कोई से क्या मिला है भाई? आपका यह भूगज कोई से क्या मिला है? भूगज कोई से हम लोग को मिला है सबसे प्राचीन अभिलेख, जिसमें देवताओं का वर्णन था। कौन कौन सी देवता? इंद्र देवता। इंद्र देवता का वर्णन था। किसका वर्णन? इंद्र देवता। मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, यह सभी देवताओं का वर्णन था। तो भूगज कोई का अभिलेख याद रखना आपको। चलिए इसके बाद अभिलेख दूसरे पुराने दस्तावेज में तिथियों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग पूरा लिपि शास्त्र यानी पोलियोग्राफी। पोलियोग्राफी किसको कहा जाता है? पूरा लिपि शास्त्र को। पूरा लिपि शास्त्र को, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हम लोग प्राकृतिक भाषा अभिलेखों। आरंभिक अभिलेखों में किसका प्रयोग किया गया? प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया गया। और इसके बाद संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया और 5वीं शताब्दी में यह प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृतिक रूप से रहते थे तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। और जब हम लोग किस में रहने लगे, थोड़ा सभ्य हो गए, तो हम लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगे। तो इस प्रकार आप देखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत। आप वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन पेशेंस के साथ आप देखते रहिए, पुश करके देखते रहिए या फिर कंटिन्यू देखते रहिए। आपको देखना है तभी आपका काम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे चीज़ें याद होती हैं, हौले हौले ही सब होगा, ठीक है। आप जल्दीबाजी में गड़बड़ काम मत किया करिए, हौले हौले ही सब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत।
प्राचीन इतिहास के स्रोत में कौन है? साहित्यिक साक्ष्य। सबसे पहले हम लोग साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे, फिर विदेशी यात्राओं का विवरण देखेंगे, फिर उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा जाएगा। तो इनका वर्गीकरण हम लोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हम लोग। तो इसमें आपका धार्मिक साहित्य, सबसे पहले साहित्यिक साहित्य, फिर लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य आप जाएंगे तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य तो इसमें आ जाएगा वेद, वेद, फिर इसमें आएगा उपनिषद। ब्राह्मण धर्म से भी संबंधित थे, और दूसरा आपका यह उन प्राचीन परंपराओं को जो हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है उससे संबंधित है। फिर है ब्राह्मणोत्तर काल। ब्राह्मणोत्तर काल में खत्म होता है, तो और जो धर्म आते हैं जैसे बौद्ध और जैन, उनके साहित्य जो हैं उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि बुद्ध चरित्र, जिसको कहा जाता है बुद्ध चरित्र को, रामायण। लौकिक साहित्य में अगर आप पाएंगे तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत सारे मिल जाएंगे हम लोग को। जीवनी, जीवनी राजाओं की और बाकी लोगों की, और पता चलेगा। फिर आएंगे हम लोग विदेशी विवरणों पर। बहुत महत्वपूर्ण होता है विदेशी विवरण, यानी इससे बार बार प्रश्न आते हैं। विदेशी विवरण, कौन कौन से विदेशी आए थे, कितने प्रकार के विदेशी यात्री यहाँ पर पहुंचे थे। तो उसमें पहला विदेशी यात्री जो पहुंचेंगे वो कौन से थे? यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक जो आते हैं उसमें कौन है? टेशियस। इतिहास का पिता कहा जाता है जिसको, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का, यह भी यहाँ पूछता है। पहला ध्यान रखिएगा, कौन कौन से भाई? नियार्कस, ओनी सीक्रेट्स, और अरिस्टोबुलस। ठीक है, NAA। NAA दोनों आ जाते हैं यहाँ पर, किसके साथ? सिकंदर के साथ। यह तीनों किसके आए थे? सिकंदर के साथ आए थे। तो चौथा जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। फिर आता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आता है, इंडिका लिखता है भाई, इंडिका लिखता है। और यह किसके समय आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका का लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। ठीक है। अब आगे आता है कौन? डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के समय। देखो तीनों राजा क्रम से हैं और तीनों यहाँ पर लेखक भी वही हैं। तो मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायनोसियस। तो बिंदुसार के समय डाइमेकस, बिंदु ये लगाता था, ऊपर से डाई लगाता था, तो कौन आ गया? डाइमेकस, डाइमिक्स करने। और फिर इसके बाद आता है डायनोसियस, अशोक के समय। अशोक के समय चेक करने आ गया डायनो। ये बहुत आराम से याद हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अब आगे है टॉलमी। टॉलमी टॉलमी ने ज्योग्राफिका के लेखक हैं यार। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? टॉलमी। ठीक है, तो टॉलमी तो प्लेन प्लेन सब कुछ दिख रहा था, नेचर प्लेन प्लेन है का, यानी टाल अगर वो क्या होगा, टालमी में ऊंचा ऊंचा पहाड़ दिखता है ना, और टालमी में क्या चट्टाल, और उसका कौन है? ज्योग्राफी का लेखक, ज्योग्राफिका का लेखक टॉलमी। और प्लिनी प्लेन प्लेन नेचर को देखता है, डायग्नोसिस कर लेता है। ठीक है, तो ये सभी याद हो जाने चाहिए। NAA सिकंदर के समय कौन आया? ठीक है, एस के साथ कौन आ गए सब? ठीक है, तो आपको याद रख लेना है इस तरह से सारी चीज़ों को, सूत्र बना बना के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीनी लेखक, चीनी, चीन के साथ चीन अब क्या कर रहा है? चूचे, और ठीक काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फायान, फायान किसके समय आ गया था? कमेंट में बस बताना है आपको। सॉन्ग के समय आ गया था क्या? गलत हो जाएगा। फायान आया किसके समय? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय। फिर आया संयुगन के समय, हर्ष के समय। फिर सिंह 700 में। फिर पर्वत पार करके आए कि पर्वत इधर उधर दर्रे उर्रे से आ गए थे। ठीक है, तो ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे है अरबी लेखक। अरबी लेखक जो थे वह कौन कौन से थे? अब देखो, मध्यकाल में जब अरब से आक्रमण होने लगता है, सबसे पहले थे